नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। यूपी विधानसभा चुनाव में बस चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं। इससे पहले किस दल की कैसी तैयारी है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है, कौन सा नेता किससे मिला, किस नेता ने बनाया कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। आज सबसे पहले बात लखनऊ में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश और जयंत के बीच चल रही मैराथन मुलाकात। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे पर काम तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। दोनों के बीच जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में लंबी मुलाकात चल रही है। इसके पहले जयंत चौधरी के लखनऊ पहुंचने पर अखिलेश यादव ने उन्हें रिसीव करने के लिए अपनी विशेष गाड़ी एयरपोर्ट भेजी। इसके बाद जयंत चौधरी सीधे जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट पहुंचे और वहीं पर दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर लंबी मुलाकात जारी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहले ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं और जिसके बाद सपा और राष्ट्रीय लोकदल की 2 बड़ी रैलियां भी आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। तो तस्वीर भी देखिए सामने आ गई है। मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि श्री जयंत चौधरी जी के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की बात। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है तस्वीर के साथ कि श्री जयंत चौधरी जी के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की बात। और मुलाकात को लेकर जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है, तो वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। और वो ट्वीट ये है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपनी साझेदारी पुख्ता की, यानी कि इस ट्वीट से समझ सकते हैं कि गठबंधन को और सीटों को लेकर जो भी बातें चल रही थी उनका कोई न कोई हल जरूर निकला होगा। हालांकि क्या चीजें अंदर आई वो अभी पूरी तरीके से सामने निकलना बाकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, जिस तरीके का ट्वीट जयंत चौधरी कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि अब बात उत्तर प्रदेश की जो हुई है उन सब के बीच साझेदारी पर बात की गई है और साझेदारी पुख्ता की, ये शब्द लिखा है। तो क्या ये माना जाए कि जो भी 2-4 सीटों का असमंजस था वो पूरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए गठबंधन पहले हो चुका था, सीटों पर बात आज हो गई है। यानी अब पूरी तरह से दोनों पार्टियां तैयार है, समाजवादी पार्टी भी, आरएलडी भी तैयार है। और जो फोटो ट्वीट किए, देखिए एक ही फोटो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, वही फोटो जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया। कुल 3 लोग उस फोटो में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, जयंत चौधरी हैं, आरएलडी के प्रमुख हैं, और एक सोमपाल शास्त्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये 3 लोग मौजूद थे और 2.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक ये मुलाकात चली है। और अब जयंत चौधरी निकल चुके हैं, यानी वो जो जनेश्वर ट्रस्ट है वहाँ से वो निकल कर अब सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता जरूर अब एयरपोर्ट जा रहे हैं उनको सी ऑफ करने के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी बातें थी, अगर हम सीटों की संख्या की बात करें, 38 सीटें अगर जयंत चौधरी मांग रहे थे, अखिलेश यादव कुछ कम देना चाह रहे थे, हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक 33 सीटें देने की बात वो कह रहे थे। उसमें भी एक क्लॉज रहेगा, एक हम कहें तो ये कंडीशन अप्लाई रहेगी कि कुछ सीटों पर उम्मीदवार हमारे रहेंगे, भले ही चुनाव चिन्ह आपका हो या फिर चुनाव चिन्ह हमारा होगा, उम्मीदवार आपके हों। तो ये कंडीशन जो थी उस पर भी बातचीत हुई है। और अब ये मानकर चलिए कि दोनों ही दलों के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। जल्द इसकी भी घोषणा हो सकती है कि किन किन जगहों पर आरएलडी लड़ेगी, कौन कौन से उसके कैंडिडेट होंगे, ये अब आरएलडी को तय करना है। हालांकि आज जो बात होनी थी वो सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। 2.5 घंटे से भी ज़्यादा ये मुलाकात चली है। अखिलेश यादव अभी बता दें तो वो अभी भी जनेश्वर ट्रस्ट पर ही मौजूद हैं। हालांकि जयंत चौधरी जो हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन हम इस वक्त पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं क्योंकि अखिलेश यादव इसी रास्ते से हमेशा जनेश्वर ट्रस्ट जाते आते हैं। और अगर जयंत चौधरी की बात करें तो वो जनेश्वर ट्रस्ट जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से, और वही गाड़ी उनको लेकर वापस अब एयरपोर्ट की तरफ जा चुकी है। तो आज जो बातचीत हुई है उसमें बिल्कुल साफ है ये था कि हो सकता है कि जयंत चौधरी की तरफ से अपना भी एक तरीके से जो उनके सर्वे होंगे या उनका जो फीडबैक होगा
उसे अखिलेश यादव के सामने उन्होंने रखा होगा और ये कहा होगा कि हमारी यहाँ मजबूती है, हम यहाँ आसानी से सीट निकाल लेंगे। और अखिलेश यादव, जो बात हम कह रहे हैं बार बार कि जो सर्वे अखिलेश यादव ने कराया है, हो सकता है उस सर्वे को लेकर भी बातचीत हुई हो कि हमने यहाँ पर सर्वे कराया है, यहाँ पर ये बिल्कुल। तो तमाम चीजें हैं और इन सबके बीच अब मुलाकात का सिलसिला खत्म हो गया है। जो भी सियासी अपडेट्स उस पर नजर अनुभव बनाए रखिएगा, आपके पास फिर से आएंगे। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी रैलियों और जनसभाओं से जुड़ी खबरों की रैली रिपोर्ट। मिशन यूपी 2022 के लिए हर पार्टी अपना अपना हित साधने में लगी है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज जौनपुर में एक जनसभा में पहुंची, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अहम बयान दिया। अनुप्रिया ने कहा कि यूपी में पार्टी सीटों पर विस्तार चाहती है और इसे लेकर गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। हमारी सीटों के बंटवारे पे अभी वार्ता जारी है। जब वो अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी तो आपको सीटों की संख्या बता दी जाएगी। विस्तार के बारे में सोचती है, फिलहाल हमारी बातचीत जारी है। अंतिम निष्कर्ष आपको बताएंगे कुछ समय में। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से एक और पार्टी अब चुनाव प्रचार से बैकफुट पर आ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी रैलियां और जनसभाएं रद्द कर दी हैं और अब आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियों और जनसभाओं को फिलहाल रद्द करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी 8 जनवरी को होने वाली वाराणसी की जनसभा को रद्द करते हुए वर्चुअल सभा करेगी। वहीं 9 जनवरी को साहिबाबाद और 10 जनवरी से पश्चिमी यूपी में शुरू होने वाली यात्राओं को भी रद्द कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह के मुताबिक अब सिर्फ वर्चुअल मीटिंग होगी। सभी लोगों को पार्टी की तरफ से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जूम मीटिंग के लिंक भेजे जाएंगे। जैन साथियों, कोविड की महामारी एक बार फिर विकराल संकट और चुनौती के रूप में हम सबके सामने आई है। एक दिन में 90,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। 4 जनवरी को 534 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया है। 8 जनवरी को वाराणसी, 9 जनवरी को साहिबाबाद और 10 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली यात्राएं रद्द कर दी गई हैं। अब मैं आप लोगों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ूंगा, यानी आपको किसी स्थान पर इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घरों में बैठ के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम, यूट्यूब, इन तमाम माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कहीं इकट्ठा होने की, कहीं बाहर आने की ज़रूरत नहीं। अपने घर पर बैठ के आप इन माध्यमों से मुझसे जुड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल गोंडा जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी की दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अखिलेश यादव कल दोपहर 11:15 बजे गोंडा के पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का विमोचन भी करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया था। विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। उनकी दिग्गज सपा नेताओं में गिनती भी होती थी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की जनसभाओं के साथ उनकी बयानबाजियां भी तीखी होती चली जा रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज बरेली में एक रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने भाजपा समेत तमाम पार्टियों पर एक साथ हल्ला बोल दिया। बरेली की जनसभा में भी ओवैसी का भाषण पूरी तरह मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमता रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा से लेकर संसद तक भाजपा का एक भी मुसलमान सांसद या विधायक नहीं है, जबकि सपा, कांग्रेस और बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये तमाम पार्टियां बरसों से मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर उनके वोट के दम पर सरकारें बना रही हैं, लेकिन किसी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और बरेली में ओवैसी ने किस तरीके से भाजपा समेत तमाम पार्टियों पर तीखे हमले किए, देखिए। संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान हैं
एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के सपने में भगवान के आने वाले बयान पर भी तीखा पलटवार कर दिया है। एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर। इनको ख्वाब में ये दिख रहा है, इनको ख्वाब में वो दिख रहा है। और कल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच की मांग की। मुरादाबाद में एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि आखिर एसपीजी प्रधानमंत्री को वहां कैसे ले जाने के लिए तैयार हो। कल का जो पंजाब का जो उनका वाकया हुआ, इसकी तहकीकात करानी चाहिए। आखिर एसपीजी क्यों अग्री हुई प्रधानमंत्री को लेकर जाने के लिए। और तीसरी बात यह है कि वहाँ की मुकामी पंजाब की पुलिस का क्या रोल रहा, कैसे हुआ। हम तो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज नरेंद्र मोदी है, कल इंशाल्लाह नहीं रहेंगे, मगर देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एसपीजी के ब्लू बुक या जो भी रूल बुक है उसके तहत होती है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। पंजाब में कल पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसका ठीकरा एसपीजी के सिर फोड़ते हुए कहा कि वो पीएम को सड़क मार्ग से इतना लेकर जा रही थी, लोकल पुलिस क्लियरेंस के लिए एसपीजी के आदेश मांगती। हाँ, चूक हुई, अगर हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार एसपीजी है जिसने क्लियरेंस दी। हम तो 5 एसपीजी प्रोटेक्टरी के साथ कांग्रेस में रहे हैं, मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। स्थानीय प्रशासन पर जब तक एसपीजी का क्लियरेंस नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। 10,000 लोगों को डिप्लॉय किया गया था और आपने तो कहा था आप वायु मार्ग से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आपने अगर प्रोग्राम बदला तो अगर रूट असुरक्षित था तो क्या नहीं मालूम था आपको कि पाकिस्तान बॉर्डर पे है। और यूपी चुनाव 2022 को जीतने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने बदायूं के दातागंज विधानसभा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, जहां पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भाजपा पर निशाना साधा। राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा की जन विश्वास यात्रा उसकी अंतिम यात्रा है और भाजपा ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसमें जो भी बैठा उसका डूबना तय है। और इस दौरान उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक को ड्रामेबाजी बताया। जनता को बीजेपी ने दुख और दर्द देने का काम किया है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में भी छेड़खानी की जा रही। ये अब ढकोसलेबाजी, ड्रामाबाजी बंद होगी, अब ड्रामा कंपनी बंद होगी। जनता खड़ी हो गई है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश में।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर जहां पर उन्होंने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद सीएम योगी ने वहां पर एक बैठक भी की। काशी दौरे पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला। तो ये दो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में गए, उन्होंने पूजन किया, आरती की। तो काल भैरव मंदिर भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरी जो तस्वीर है काल भैरव मंदिर की है, पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की है। सीएम योगी ने बैठक भी की और काशी दौरे पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ है वह भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है तो आप अनुमान कर सकते हैं, पूरा देश अनुमान कर सकता है कि देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसे होगा। विधानसभा चुनाव के लिए जनता से वोट मांगने निकल पड़े हैं, लेकिन क्या अपनी पार्टी का समर्थन नहीं करने पर कोई नेता किसी को धमकी दे सकता है? ये बड़ा सवाल उठ गया है। सिर पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम दलों के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाने वाले नेता दबंगई करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर बरेली से सामने आई, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री भागवत चरण गंगवार जनसंपर्क अभियान के दौरान एक ग्राम प्रधान को धमकी देने लगे। ये मामला बरेली के नवाबगंज के कमुआ गांव का है, जहां ग्राम प्रधान के भाजपा सरकार की तारीफ करने पर उन्होंने अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। क्या पता किसके संग क्या परेशानी है? छोड़ो,